मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। ये भाषण का टाइम नहीं है अभी। मैं कितना भी अच्छा तुम्हारे सामने भाषण करूंगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग ये नाचने गाने में अपना समय अपन लोग बिता रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ है या जो हो रहा है या जो होने वाला है, इस पे कोई बात करे। थोड़ा शांत रहा तुम्हें, और जो बच्चा चिल्लाएगा उसको बोरे में भर के अंदर कर दो। ये समझ लो कि पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पूरे भारत में जो किसी समाज के साथ नहीं हो रहा है वो दलित और आदिवासियों के साथ में हो रहा है। और उससे बढ़ के पूरे भारत से गढ़चिरौली जिले को अलग कर दिया इन्होंने। अब गढ़चिरौली जिले में जितनी खान है, जितने खनिज है, जितना लोहा है, उस पे गवर्नमेंट की नजर आ गई है। और इसलिए गवर्नमेंट ने आप लोगों की एरिया में उत्खनन का काम शुरू कर दिया है। आपकी आम सभा, ग्राम सभा कुछ नहीं कर रही है। आपकी ग्राम सभा का वैल्यू क्या है ये मेरे को बताइए। यहां पर आप समझा के बताइए आपकी ग्राम सभा का क्या वैल्यू है। आज हम ग्राम सभा को सामने लाते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों को सामने ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट नहीं मान रही है। गवर्नमेंट पूरी तरह इस मूड में है कि आदिवासियों को, यहाँ के गढ़चिरौली के जितने SC, ST, OBC लोग हैं, इनको खत्म कर देना। आपके बारे में कुछ नहीं सोच रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ के उत्खनन के बारे में सोच रही है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, सुरजागढ़ का उदाहरण। सुरजागढ़ में ग्राम सभा ने विरोध किया। सुरजागढ़ में लोगों ने कलेक्टर के सामने जन सुनवाई हुई। उसके बाद भी सुरजागढ़ को जबरदस्ती चालू किया गया। सुरजागढ़ में राजनेताओं का हस्तक्षेप है। सुरजागढ़ में पूंजीपतियों का हस्तक्षेप है। इस देश के सबसे बड़े नेताओं का यहाँ पर हस्तक्षेप है और खुलेआम सुरजागढ़ का काम चालू है। वहां के लोग बैठकें कर रहे हैं, आमरण उपोषण कर रहे हैं। गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा बन रहे हैं तो उठा के उनको हेलीकॉप्टर से गढ़चिरौली भेज दे रहे हैं, मार रहे हैं, जेल में भर रहे हैं। ताले नहीं बजाएगा। सुरजागढ़ में छोटे छोटे बच्चे लैट्रिन करते हैं ना, तो उनकी लैट्रिन से वो लाल कलर की मिट्टी निकल रही है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उनको, कुछ बच्चों को लंग्स में कैंसर हो गया है। उनको छाते में कैंसर हो गया है। महिलाओं को कैंसर हो रहा है। वहां से सुरजागढ़ से 200 किलोमीटर तक के इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा यानी धूल मट्टी और ये सब है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसका प्रभाव जो है केवल आदिवासियों पे नहीं है, इसका प्रभाव यहाँ के हर नागरिक पे, चाहे वो किसी भी जनजाति का हो, किसी भी समाज का हो, OBC हो, SC हो, तुम्हारा मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। अकेले सुरजागढ़ में इतना पैसा आ रहा है जितना नेपाल की महीने की कमाई है, उतनी सुरजागढ़ की एक दिन की कमाई है। यहां से जो आयरन निकल रहा है उसको ये लोग फॉरेन भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। जमीन आदिवासियों की, उस पर अधिकार आदिवासियों का,
उसके नीचे जो खनिज है वो भी आदिवासियों का, लेकिन उसमें से 1 रुपए आदिवासियों के हक में नहीं है। यहां तक के कि उनको रोजगार के नाम पर ये लोग 240 और 380 रुपए रोज से झाड़ू मारने लगा रहे हैं सड़क पर। ये रोजगार है, इसको रोजगार नहीं बोलते, इसको काम बोलते हैं। हमारे लोगों को काम और रोजगार क्या होता है यही नहीं मालूम। अगर कोई बच्चा सुरजागढ़ का विरोध करता है तो उसको नक्सली बोलते हैं लोग, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, बुढ़ा हो, सबको नक्सली बोल रहे हैं। और एक बार आपको नक्सली बोल दिए तो इनको गोली मारने की परमिशन मिल जाती है। और हमारे गांडू नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं तमाशा, वहां से पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई खुल के आके समाज के बारे में बात नहीं कर रहा है। कौन सी संस्था के पीछे जाओगे तुम, कौन सी पार्टी के पास जाओगे तुम, कौन से नेता के पास जाओगे कि तुमको बचा सके वो? हमारे लिए अभी सुरजागढ़ में हो गया है, अभी सुरजागढ़ में हुआ है, उसके बाद कोरची में शुरू हो रहा है। और ये कोरची नहीं, 70% जो गढ़चिरौली जिले का हिस्सा है वहां पर यह स्कीम चलने वाली है। यहां पे अब मशीन रह सकती है, आदमी नहीं रहेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। सांस नहीं ले सकते आप। कोई खुल के सुरजागढ़ के बारे में बात नहीं कर रहा है। विधानसभा में कोई आदिवासी नेता ने बात नहीं किया है। इससे ज्यादा गांडूगिरी क्या होगी कि जो बात सुरजागढ़ में हुई है अब वो कोरची में हो रही है। यहां कोरची के कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाओ, कितने लोग हैं? कोरची तालुका के कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाओ, डरो मत। अब आपके बाल बच्चों पे उतरने वाला है वही चीज आपके बाल बच्चों पे, जो वहां पे सुरजागढ़ में बच्चे छोटे छोटे बच्चों पे हो रहा है, वही चीज अब आपके बाल बच्चों पे होने वाली है। आप क्या कर रहे हो? कौन है आपका नेता? कौन है इस समाज का चालक, पालक और मालक? अरे गढ़चिरौली का दलित भी रहेगा, गढ़चिरौली का ओबीसी भी रहेगा, गढ़चिरौली का आदिवासी भी रहेगा। जब वो शहर में जाते हैं और बताते हैं कि हम गढ़चिरौली से आए हैं, कोरची से आए हैं, तो उनको किराए का मकान नहीं देते लोग, चाहे वो लड़की रहे या लड़का रहे। वो ऐसा समझते कि ये नक्सलवादी लोग होंगे। यानी गढ़चिरौली के लोगों की पहचान नक्सलवादी करके बना दी गई है। कल तुम्हारी बच्ची को कोई उठा के लेके गई पुलिस और उसके साथ रेप कर दिया, उसके बाद उसको नक्सली के कपड़े पहना देंगे और बोलेंगे ये तो नक्सली थी। आपका कोई भी गांडू नेता वहां पहुंचेगा नहीं। ताली मत बजाओ, कोई बात नहीं करता है तुम्हारे बारे में। शर्म की बात है। पूरे गढ़चिरौली को खुलेआम लूट रहे हैं। जैसे देश के साथ झगड़ा होता है, वैसे जैसे पाकिस्तान के साथ भारत सरकार झगड़ा कर रही है, वैसे गढ़चिरौली के आदिवासी, दलित और ओबीसीओ के साथ में झगड़ा कर रही है। अरे जितनी सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे है उतनी सेना गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ में लगा के रखे हैं। क्यों नहीं बात करता है आपका आदिवासी नेता इसके ऊपर? कोई दलित नेता क्यों नहीं बात कर रहा है इस पर? कोई ओबीसी नेता क्यों नहीं बात कर रहा है? कौन सी पार्टी तुम्हारे साथ में? थोड़ा खड़े होके बताइए। अरे तुम मरने वाले हो तो भी साला कोई पार्टी तुम्हारे साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है। कैसे चलेगा? कैसे लड़ेंगे हम? कैसे जिएंगे? ये बच्चों का क्या होगा आगे? आज से 2 साल बाद में पूरे गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा लंग्स के कैंसर के मरीज रहेंगे। जो फेफड़े का कैंसर होता है उसके मरीज मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी डॉक्टर बोलने लग गए हैं कि सबसे ज्यादा मरीज जो आ रहे हैं वो खांसी के आ रहे हैं।
और एक साला आदिवासी डॉक्टर था, मैंने उसको फोन करके बोला जा देख थोड़ा, तो हाउ दादा मैं जाता हूं बोलता, उसके बाद बोलता कोरोना के लक्षण है। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को बताया तो उसने बताया दादा इनको लंग्स कैंसर हो रहा है। मैंने बोला कैसे हो रहा है? तो ये जो धूल है, ये धूल जो है उसकी मिट्टी नहीं है, ये आयरन का वो है, पाउडर है, और वो आंखों में, नाक में, मुंह में जाने से आपको कैंसर होता है। और यही बात अब गढ़चिरौली के हर जिले में, हर तहसील में दिखाई देंगी तुमको। क्या कर रहे हैं हम? मैं कोई भाषण नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यार ग्राम सभा के कितने लोग हैं? पारंपरिक ग्राम सभा के लोग हैं। आपकी कौन सी बात सुनी गई है बताइए? खड़े हो जाइए दादा, मैं देखना चाहता हूं। ये ग्राम सभा के लोग हैं, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। बस बस, अब आप बताइए आपकी सुने क्या इन्होंने? आइए इधर। और कौन है ग्राम सभा में? आइए। हेलो हेलो, बताइए आपकी बात को सुन रहे हैं क्या? ग्राम सभा की कोई बात सुन रहे हैं? कहीं नहीं सुन रहे, इसलिए तो ये चल रहा है। अभी यहाँ जो वन हक का किसको मिला है? ग्राम सभा को मिला है। और ग्राम सभा का काम है लड़ने का। दादा ने अभी बता रहे हैं कि ये काम आपके ऊपर है, कौन आके कर देगा? आपका जवाबदारी है ना, ये सभी का है। जिनको हक मिला है, हक सिर्फ नहीं का, जो तेंदू बांबू बिकने का हक नहीं है, ये सारी बातें समझने का हक है। तो इस पे हम भी समझाते हैं, दादा सुनते नहीं। गवर्नमेंट सुन रही है क्या आपकी? गवर्नमेंट नहीं सुन रहे, लोग नहीं सुन रहे। अगर नहीं सुनेंगे तो इनका कैसा चलेगा? फिर इनका ग्राम सभा यहाँ का जो अस्तित्व कैसा रहेगा? ये भी बहुत इतना दिन हो रहा है। ऐसा क्या बात है ग्राम सभा की और समाज की लोग नहीं सुन रहे, पार्टी और नेताओं की सुन रहे? क्या मामला है? यही तो, इसमें तो अड़चन यही दिखता है। हाँ तो कब बनाओगे? समाज में ये माहौल कब बनेगा? अब कर रहे हैं हम, हमारे से नहीं होता। हम तो ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं का हम कर लेंगे, कोई नहीं करने का। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहाँ नजीक में साले में रहता हूँ। साले में रहते हैं, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजाओ इनसे। आइए मैडम, आप बताइए आप कहाँ से आए? कोरची से है। आइए, आपका नाम बताओ। कुमारी बाई जमकाकर। कितने दिन से आप लोग ग्राम सभा चला रहे हैं? 2006 में कानून आया और हम लोग 8-9 से शुरू किए कि सामूहिक दावा करने का जो प्रयास है ग्राम सभा का, जो भी सामूहिक संपत्ति में ग्राम सभा का मालिकी हक है, तो ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय है वहीं का जंगल बाकी है और जंगल हमारा है। फिर भी हम भारत सरकार से एक पुरावा जो जोड़ पत्रक 3 है वो मांगने के लिए हम 10 से हम लोगों ने शुरू किए हैं और 11, 12, 13 तक के आज कोरची ब्लॉक के 95 ग्राम सभा को सामुदायिक अधिकार पत्र मिला है। बहुत अच्छे। लेकिन अब तो कोरची में उत्खनन और वो सब डाल रहे हैं, मशीनें आ रही है, कंपनियां आ रही है, आपकी बात को तो कोई नहीं सुना। नहीं सुन रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ कारण है, हमारे इसमें भी कुछ कमियां हैं। बिक गए आपके नेता? हाँ, कितने पैसे लिए? 1000 रुपया। मैं तो यहाँ साथी ठोक करके बोल सकती हूँ, जब 10 अक्टूबर को गढ़चिरौली में जन सुनवाई हुआ तब हमारे ग्राम सभा के यही लोग हैं को 1000 रुपया में 2 दिन का 500 रुपया 1000 रुपया में बिक के गया है। जबकि यहीं से हमारे 42 जो ग्राम सभा है पर्यावरण को आक्षेप अर्जा हमें भी दिया है और हम 42 जो ग्राम सभा का आक्षेप अर्जा है वो हम प्रदूषण नियंत्रण विभाग चंद्रपुर में हम सादर किए थे। लेकिन हमारे लोग ही अभी पूरा ये हो गए हैं। और यहाँ साधारण हम शुरू से है 2006 कानून आया, 8-9 से हम इस कानून का अभ्यास कर रहे हैं, लोग के साथ में है, लोगों के साथ हम रोज बैठते हैं, इनको जाने जागृति भी कर रहे हैं। फिर भी लोग अपने मत को क्यों बेच रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सवाल है। और एक खनिज के लिए 2009 में जब संघर्ष जब हुआ था, पूरा तालुका सर्वपक्षीय
संगठन समुदाय ग्राम सभा सभी लोग करके उस मुद्दे को आक्षेप किए थे, तब कोई हमें आकर के अभी नहीं किया था, नहीं बोले थे। लेकिन इस साल के जन सुनवाई में ऐसा हो गया कि हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है सर, हमें रोना भी आता है कि 3-4 लोग है, अभी भी बोले इजाम साहब भैया है, राजाराम भैया है, मैं हूँ। लेडीज में तो कोरची ब्लॉक में सिर्फ मैं एक लिस्ट में हूँ, अपना एक किरामी अनिल किरामी है। ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन से इतना मानसिक त्रास हुआ है, जबकि एक बाई को रात में पुलिस स्टेशन फोन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे 10 से 11 बजे भी फोन किया है पुलिस स्टेशन पे, और आखिरी 9 तारीख को उप विभागीय पुलिस अधिकारी ने हम चारों लोगों को बुला लिए। आपको इस चीज का क्यों विरोध है, हमने सब बताया वहाँ की क्यों हम विरोध कर रहे हैं। तो अभी भी समय गया नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे जब लोग एक विचार होंगे, एक ही रास्ता में जाएंगे, इतने मार्गदर्शन को सुन करके अपने तन में मन में अगर उतार लेंगे, तो हमारे जो होने वाला खनिज है वो अभी भी नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। भले ही पूरा प्रशासन बिक गए होंगे, अधिकारी लोग पूरा विभागीय बिक गए होंगे, लेकिन हमारे समुदाय अगर नहीं बिका तो हमारे खनिज आज भी नहीं जाएगा सरकार के कंपनी में। जोरदार ताली बजाओ। अब एक सवाल का जवाब दो, इतना खुल के बात कर रहे तुम्हारे यहाँ के एमएलए मिनिस्टर क्यों नहीं बात करते? अब पता नहीं सर, उनको क्या घूसखोरी मिला है, और उनको अगर खनिज होने के बाद में उनका क्या स्वार्थ है वो पूरा होने वाला है। ना जाने कि उनके ही घर में पूरा पैसा चले गए होंगे, जबकि 10 तारीख में इतने ब्लॉक के लोगों को लेकर गया है, छत्तीसगढ़ से भी लाए थे, आपके गोंदिया जिला देवरी से लोग लेके गए थे। उतने जो पैसा जो एक रात में भी खर्चा किया है सर, उतना पैसा अगर कोरची ब्लॉक के विकास काम के लिए दिए रहते तो हमारे आरोग्य व्यवस्था में सुधार न हुआ रहता। हमारे जो लोग हैं बाहर काम में जाते हैं, उनका स्थलांतरण का प्रमाण है वो कम हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे बच्चों को कैंसर होगा, आप लोग क्या करोगे? वही है, हमको फिर पाँव पड़ना पड़ेगा। हम जब में गए थे ये ऐसे नए लड़के उसका विरोध करेंगे और उनको नक्सल बोल के पुलिस और मिलिट्री मारेंगी, तब क्या करोगे? अगर हमारे साथ में अगर जनता रहेंगे, तो मैं इस साल बोल रही हूँ कि मैं अकेली बाई हूँ ब्लॉक में, कि मुझे बार-बार पुलिस स्टेशन से मानसिक त्रास हुआ है, जबकि किसी बाई को नहीं हुआ होगा। अगर 4-5 तालुका में अगर 10 भी कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस प्रशासन ऐसे दबाव डालते होंगे, तो जनता उसके पीछे खड़े रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तभी ही हमारे स्वास्थ्य का भी बचाव होगा, शिक्षण की बचाव होगा, यहाँ के जो भी संसाधन है हमारे जीने के लिए, उसका बचाव हम ही कर सकते हैं। देखिए, ये महिला होने के बाद इतनी डेयरिंग से सामने आई, मैं अपना नेता मानता हूँ इसको, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। सर, मैं तो आपसे प्रेरणा ले रही हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं प्रेरणा लायक नहीं हूँ। मैं यहाँ पर पहले काम करता था कसनसुर में, मैं इंजीनियर था, मैंने नौकरी छोड़ दिया, यही काम करता हूँ पूरे देश भर में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितनी महिलाएं हैं मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने आपके क्षेत्र में मिलिट्री लगा दी, अगर गवर्नमेंट आपके क्षेत्र में सेना लगा दिए और सेना के जवानों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होंगी क्या? होंगी क्या? जब पुलिस स्टेशन में भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपकी सुनवाई कौन करेगा? कौन करेगा सुनवाई? कौन करेगा सुनवाई? अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो गया, इस क्षेत्र में इन्होंने, जैसे इन्होंने मणिपुर में किया, जैसे कश्मीर में किया, वैसे ही घटना अगर गढ़चिरौली में होगी, तो अपन लोग क्या करेंगे, उस पर बात करें। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, अब तुम लड़ोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि वो तो सेना है। आपके पास क्या है?
तो क्या करोगे अभी? अब तो पूरे क्षेत्र में सेना लगने का बिल आ गया है। इन्होंने 2023 में फॉरेस्ट वन संरक्षण और संवर्धन के नाम पे जो कानून बनाया, 1980 के कानून को अमेंड कर दिया। उसमें साफ लिखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सेना लगाई जाएंगी, पुलिस स्टेशन नहीं, सेना। यहां की जमीनों को लीज पे दिया जाएगा। उसके बाद कॉर्पोरेट के माध्यम से वो जमीनों का विकास होगा। जो तुम्हारे वन अधिकार की जमीन है, जो आदिवासी है, वो आदिवासी परंपरागत वन निवासी के रूप में आता है उसमें, और जो गैर आदिवासी है वो भी परंपरागत वन निवासी के रूप में आता है। तो उसकी भी जमीन जो मिलने वाली है, वो भी जमीन पे ये गवर्नमेंट के लोग अब बड़े बड़े कंपनियों को तुम्हारी जमीनें देने वाले हैं। ये कानून में प्रस्ताव पारित किया गया है, और ये कानून ऐसे पारित हुआ कि इस पर कोई बहस ही नहीं हुई पार्लियामेंट में। सीधा उसको पारित किया गया, और वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी रहती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट जेपीसी बोलते हैं, उसको दे दिए और उसके बाद कानून पारित कर दिए। कानून पारित कर दिए, उसमें लिख दिए कि आदिवासी क्षेत्र की जंगल की जितनी जमीन रहेंगी वो गवर्नमेंट के अंडर में चले जाएगी। अब मुझे बताइए, जब आपकी वन अधिकार की जमीन ही नहीं रहेगी आपके लिए, तो कैसे मांगोगे? क्योंकि अब वन अधिकार की जमीन लीज पे देने का गवर्नमेंट ने तय कर ली है, डेवलपमेंट के नाम पर। वो जो एक्ट पास हुआ है उसके अगेंस्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी मंजूर कर ली है और गवर्नमेंट को उसमें पार्टी बनाया गया। आप लोग नेट पे देखो, मुझे वकील बोल रहे थे कि तेरे को मार देंगे सतीश पेंदाम, खत्म हो जाएगा तू, इनके साथ अगर लड़ेगा तो तेरे को मार देंगे कहीं पर भी। मैंने बोला साहब हम तो वैसे ही मरे हुए हैं, हम मरेंगे तो हमारी कौम जिंदा रहना चाहिए, हमारे लोग जिंदा रहना चाहिए। ये सोच के सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अपन लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा होने लग गया तो हम लोग क्या करेंगे? कौन से नेता के पास जाएंगे? उसका नाम बताओ। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ में, ऐसा नेता जो अपने आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए गढ़चिरौली परिसर को बचा सकता हो, यहां की जनता को बचा सकता हो, आने वाली पीढ़ी को बचा सकता हो। ऐसे नेता का नाम बताओ। अच्छा, कोई भगवान का नाम बताओ। नेता का नाम तुमको याद नहीं आ रहा, कौन से भगवान के पास चलते हैं? बोल मैडम, कोई भगवान का नाम बताओ जो बचा लेगा। है क्या कोणी तुमच्या नजरेत कोणती भगवान आहे? कोणाकडे जायचं आपल्याला? आपल्याकडे नेता नाही आता, कोणताही पक्ष नाही आपल्याकडे। आता वाचला काय तो देव, कोणत्या देवाकडे जायचं सांगा? बड़ा देव, आड़ा देव, खड़ा देव, महादेव, सब देव के पास चलते हैं अपन। वो बचाएगा इसमें से? बचाएगा क्या? सही बोलो, जम के बोलो। तो कैसे बचेंगे ये सवाल है। ये जो लड़ाई है ये पूरे देश की सबसे अलग लड़ाई है। जो पूरे देश में नहीं हो रहा है वो गढ़चिरौली में हो रहा है, बस्तर में हो रहा है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का दलित, आदिवासी, ओबीसी टेंशन में जी रहा है। अभी नहीं लग रहा है, दलितों को लग रहा है पहले आदिवासी मरेंगे। तो दलितों को लगता है भैया आदिवासी पहले मरेगा तो मैं बच जाऊंगा। बचेगा नहीं, वेटिंग लिस्ट में, तू थोड़ा लेट मरेगा। फिर ओबीसी को लगता है अरे बाबा अपन तो हिंदुत्व वाला लफड़ा है अपना, अबे तो क्या राम भगवान बचाएगा? महादेव कुछ नहीं कर सका, बड़ा देव कुछ नहीं कर सका, अब कौन सा देव करेगा? कपिल देव? सवाल यह है कि हमको बचाएगा कौन? चलो बच्चों को बिठा दो एक जगह, कोण बचाएगा तुमको? ये सवाल आहे. कोणी वाचवणार तुम्हाला? तुमच्या मुलाबाळांसाठी कोणी लढणार? कोण लढणार? कोणाकडे जाणार तुम्ही? काय तुमची व्यवस्था काय आहे? अब तो बाबा साहब भी नहीं है, बिरसा मुंडा भी नहीं है, टंट्या भील भी नहीं है,
और पुल्लेश्वर बाबूराव शर्मा के भी नहीं है। साथियों, ये जो परिस्थिति है इस पे अपन बात करेंगे। मैं थोड़ी दूसरी बात करना चाह रहा था आपसे। गढ़चिरौली का एक एक आदमी जाओ अपने घर पे और देखो 1898 के बाद में 1888 के बाद का जो रिकॉर्ड है उसमें तुम्हारी जमीन किसने दिया तुमको, इसके बारे में थोड़ा बात कर लो, छानो कि तुमको जमीन किसने दिया, तुम्हारे हिस्से में जमीन कैसे आई। यहां का ओबीसी भी ने भी देखना चाहिए, दलित ने भी देखना चाहिए, मुस्लिम भाई ने भी देखना चाहिए, आदिवासियों ने भी देखना चाहिए कि भाई इस 7/12 में हमको जमीन कहां से मिली है। अरे तुम्हारे को जमीन के टुकड़े किसी भगवान ने नहीं दिया, तुमको जमीन के टुकड़े किसी राजा ने नहीं दिया, तुम्हारे हिस्से में जमीन के टुकड़े आए बाबूराव शर्माके की मौत के बाद। उसके मरने की वजह से तुमको जमीन मिली है। उसको तुमको जमीन का मालिक बनाने के लिए खुद को फांसी के तख्ते पे चढ़ाना पड़ा। अरे हमारे लोग तो इतने बेईमान हैं कि जब बाबूराव शर्माके को फांसी दे रहे थे तब आदिवासी लोग मौजूद थे, वहां राजा भी मौजूद थे। पहली बार दिए चंद्रपुर में पीपल के झाड़ में, दूसरी बार उसको अच्छी जगह फांसी देना तो पीपल के झाड़ में सबके सामने देने लगा है। ये मनुस्मृति में दी हुई सजा है। मनुस्मृति यानी ब्राह्मणवादी सजा। जैसे संभाजी महाराज को इन्होंने मारे उसी तरीके से बाबूराव शर्माके को मारा गया। जब वो नहीं मरा फिर से लटकाए उसको, फिर मर गया। मरने के बाद उसकी बॉडी को चूने की भट्टी में डाले, चूने की भट्टी में डाले, उसको गला दिए और उसके बाद में उसके शरीर को फेंक दिए। यहां पे जितने लोग हैं गढ़चिरौली के, आप लोगों पे कर्जा है बाबूराव शर्माके का। मैं उसको भगवान बाबूराव शर्माके बोलता हूं मेरे को, क्योंकि मालूम है मैं बाद में क्यों बोलता हूं बताऊंगा आपको। बाबूराव शर्माके को जब वो भट्टी से निकाले फेंक दिए, मैंने कुछ लोगों से पूछा बाबूराव शर्माके की कब्र कहां है, उसकी मजार कहां है। आदिवासियों में तो गाड़ने की प्रथा थी ना, तो उसकी मजार होनी चाहिए, उसकी कब्र होनी चाहिए। कहां पर बाबूराव शर्माके को गड़ा है। इतना गांडू समाज है अपना कि वो पूछ भी नहीं सकता है गवर्नमेंट से कि भाई हमारे बाबूराव शर्माके का शरीर कहां पर है। बाबूराव शर्माके की बच्ची कहां है, बच्चा कहां है, उसकी मां कहां है, उसका परिवार कहां है, ये भी आदिवासियों ने नहीं पूछा। यहां के दलितों ने भी नहीं पूछा, यहां के ओबीसीओ ने भी नहीं पूछा। और वो पूछे नहीं पूछे वो पहलू अलग है, आदिवासी तो कम से कम पूछना चाहिए था। बड़ी बड़ी भाषा करते हैं हम धर्म के बारे में, बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं हम धर्म के बारे में। हमारा धर्म कहां है मैं बताता हूं आपको। बाबूराव शर्माके के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि आपको जो जमीन का टुकड़ा मिला है उसमें बाबूराव शर्माके का खून शामिल है, खून। ये जितना दंडकारण्य है ना, ये दंडकारण्य में पहले आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहन सकती थी, दलित महिलाएं ब्लाउज नहीं पहन सकती थी, ओबीसी की भी महिला ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। उसको अपनी छाती ढांकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। बाबूराव शर्माके उसके खिलाफ में लड़ रहा था। ये जो जंगम सेना की बात आई है वो वही महिला है जिनको लेकर उसने जंगम सेना की स्थापना किया। वो लड़ाई बाबूराव शर्माके ने लड़ा है। इसको दंडकारण्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां असुरों को मारा जाता था, यहां पे लाके रखा जाता था। भगवान राम वाम कुछ नहीं था वहां, यहां तो केवल असुरों के अस्तित्व की बात आती है, या उनके अवशेष मिलते हैं। अब ये बता रहे राम पदगमन, अबे राम के बारे में सब इंटरेस्ट ले रहे हैं, भोलेनाथ का क्या है, शिव के बारे में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके सुर जो है, उसके लिंक जो है वो ओबीसी के जड़ तक जाते हैं, एससी के जड़ तक जाते हैं, आदिवासियों तक जाते हैं। आदिवासी शिव को भगवान नहीं मानते, आराध्य मानते हैं, क्योंकि हम शिव की नहीं, शिव की मां की और उसकी मां की पूजा करते हैं। हमारे लोग प्रचार करते हैं बड़ा देव। अभी कोई भाई बोल रहा था भाषण में, बड़ा देव का मतलब क्या होता है गोंडी में?
फड़ोर पेन, फड़ा पेन नहीं होता है। बड़ा देव यानी फड़ोर पेन, और बड़ी देव फड़ा पेन को बोलते हैं बड़ी देव। तुमको फंसा दिए बातों में, बड़ा देव फड़ा पेन को बड़ा देव बोलने लग गए, तुम बड़ी देव नहीं बोल रहे हैं। बड़ी देव इसलिए क्योंकि दुनिया के जितने धर्म हैं सब पुरुषों ने बनाए हैं। इस्लाम मोहम्मद पैगंबर ने बनाया है, हिंदू धर्म ब्रह्मा ने बनाया है, बौद्ध धर्म भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया है, क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट ने बनाया है। लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता पुरुष नहीं है, महिला है। ये वो पहली महिला है जिसने खेती का संशोधन करी, जमीन से चावल निकाली, जमीन से गेहूं निकाली, वही आदिवासी महिला है। पहले महिलाओं के हाथ में सम्मान था, पहले पूरा कारोबार महिला के हाथ में, जिसको मराठी में कारबारिन बोलते हैं। आदिवासी संस्कृति में देव का नहीं है, देवी का स्थान है। हमारी मां को हम सबसे बड़ा मानते हैं। तो ये जो दंडकारण्य था भाई, यहां पर हमारी माओं को सजा दी जाती थी। ये मनुस्मृति की जगह है, यहां पे दंडित किया जाता था आदिवासियों को। और आज भी वही बात चालू है। कोई ऑफिसर ने कुछ किया तो उसका ऑफिसर का ट्रांसफर ये लोग गढ़चिरौली में कर देते हैं। किसी ने ज्यादा बात किया तो गढ़चिरौली में उसको बदली कर देते हैं। यानी गढ़चिरौली को दंड देने की जगह मानते हैं। मैं खुद नौकरी पे था, जब मैंने वहां पर एक मिनिस्टर की मिल बंद कर दिया था तो मेरे को ये लोगों ने गढ़चिरौली ट्रांसफर कर दिए थे, कसनसुर में। ये लोगों की परिस्थिति है। अपने क्षेत्रों को ये लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सोचो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास जमीन के अलावा क्या है? आरक्षण तो खत्म हो गया है। कोई हाथ उठा के बताओ आरक्षण कहां है? चलो समझा के बताओ। मैं किसी से भी बहस करने के लिए तैयार हूं। कलेक्टर है, कुछ है, वेयर इज रिजर्वेशन? कहां पर है अभी आरक्षण? आरक्षण सब खत्म हो गया, आउटसोर्सिंग शुरू हो गई। अब नौकरियां नहीं मिलेगी तुमको। अब तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारी जमीन ही है और तुम्हारा घर, बस यही संपत्ति है। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और उस जमीन के नीचे जो खनिज है वो तुम्हारी संपत्ति है और उसकी लूट सरकार खुलेआम कर रही है। संविधान बोलता है कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वहां कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होना चाहिए। यहां तो खुलेआम ग्राम सभा के लोगों को बैठाया जाता है, डराया जाता है और उनसे साइन लिया जाता है। कुछ लोग बिक जाते हैं पैसे के लालच में, कुछ लोग डर जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। बुरा नहीं मानना भाई, मैं बोल रहा हूं। ये गढ़चिरौली में दलित, आदिवासी, ओबीसीओ की आखिरी जनरेशन है। 10 साल बाद में गढ़चिरौली में गांव भी नहीं मिलेंगे। गांव भी नहीं मिलेंगे तुमको गढ़चिरौली में। यह हालत हो जाएगी गढ़चिरौली की, क्योंकि आपके जमीनों को नहीं बेचोगे तो छीन लेंगे ये लोग, डरा के ले लेंगे आपसे। क्या कर लिए? वो तो ग्राम सभा को दी गई थी सुरजागढ़ की जमीन, सीएफआर की जमीन है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, जिसको सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत वो जमीन दी गई थी। क्या हुआ? किसने क्या कर लिया? कौन लड़ेगा हमारे लिए? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और नेताओं के भरोसे ये लड़ाई आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि नेताओं के पीछे उनका पार्टी का पॉलिटिक्स चलता है। वो दबाव में बात करते हैं। वो समाज से नहीं डर रहे हैं, वो पार्टी से डर रहे हैं। नेताओं के लिए समाज से बढ़ के नेता, उनके बड़े नेता और पार्टी बन गई है। जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तब उसको बोलते हैं सामाजिक गुलामी की परिस्थिति। हमारे नेताओं के दिमाग में यह है कि भाई मैं उससे टकराऊंगा नहीं, मेरे पार्टी वाले मेरे को टिकट नहीं देंगे। अबे वोट तो समाज के लोग देते हैं, तू पार्टी से कैसे डरता है? हम लोग यही हार गए हैं कि हम लोगों ने अपना सामाजिक दबाव यहां के नेताओं पे नहीं बनाया है। 80% आदिवासी है। आदिवासी पेशाब भी कर देंगे तो भाई जाएंगे ये लोग। लेकिन हमारे लोग एक समाज को एक जगह नहीं आने दे रहे हैं। ये गोंड है,
ये प्रधान है, ये फलाना है, ये गांडूगिरी की जो सोच है वो दिमाग में रख रहे हैं। ये हल्बी है, ये कंवर है, ये माडिया है। बाबूराव शर्मा के ने बोला, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो लड़ नहीं सकता। ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं, और ऐसा आदमी लड़ाई में कभी काम नहीं आता है। हमारे लोगों को बांटा गया है, हमारे लोगों को समाज का महत्व नहीं मालूम। गढ़चिरौली में आकर ब्राह्मण आदमी यहाँ का नेता बन सकता है, उसको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है। आदिवासियों के हिस्से में गोली आई है, सिर्फ भूखमरी आई है, कैंसर आया है, नक्सलवाद आया है हमारे हिस्से में, गरीबी आई है, विस्थापन आया है, दहशत आई है हमारे हिस्से में। क्या आया है? मैंने कुछ लोगों को पूछा, मैंने बोला वही सरकार है, वही गवर्नमेंट है, वही नेता है, वही लोग है, सब वही है, व्यवस्था भी वही है। यहां पर बाबा आमटे जी का विकास हो सकता है, यहां प्रकाश आमटे जी का विकास हो सकता है, उनको पूरे विश्व के लोग पहचान सकते हैं। आदिवासी का क्यों नहीं हो सकता? व्यवस्था तो वही है, क्यों नहीं हो सकता है? साथियों, हम लोगों ने हमारी सोच, जो सामाजिक सोच थी, उसको खत्म कर दिया है। हम समाज नाम की व्यवस्था से कोई बहुत दूर दूर चले गए। तुमको समाज समझ में ही नहीं आ रहा है। गढ़चिरौली को आदमी को लगता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत अलग हूं। अगर गढ़चिरौली में कुछ होता है तो नागपुर बंद हो जाना चाहिए, महाराष्ट्र बंद हो जाना चाहिए, तब तुम बचोगे। लेकिन ये तब होगा जब गढ़चिरौली के लोगों का और महाराष्ट्र के बाकी आदिवासियों के संबंध अच्छे बनेंगे। वहां के दलितों को, वहां के ओबीसी के लोगों को लगेगा कि जो गढ़चिरौली के लोगों का दुख है वो हमारा दुख है। आज सुरजागढ़ के मामले में कोई देश में कहीं बातचीत नहीं हो रही है। कुछ छुटपुट लोग बोल रहे हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट का काम चालू है, लोग लूट रहे हैं। गवर्नमेंट सेना दे रही है, प्राइवेट कंपनियों के लिए सेना का उपयोग कर रही है। उनके माध्यम से उनकी सिक्योरिटी में ये लोग माल निकाल रहे और बेच रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। तुम्हारे हिस्से में क्या आया है? अगर कल ऐसी परिस्थिति पूरे गढ़चिरौली में बनती है, आदिवासी महिला क्या करेंगी अपने बच्चों को बचाने के लिए? जिस बच्चे की मां होशियार, जिस बच्चे की मां जागरूक, वो बच्चे का जीवन सुरक्षित, और जिस बच्चे की मां बेवकूफ, वो बच्चा मरने वाला है। उसकी कहीं पर भी मौत हो सकती है, क्योंकि उसकी मां को मालूम है, कुछ समझता ही नहीं। उसकी मां सोच नहीं सकती, अपने बच्चों के लिए लड़ नहीं सकती। साथियों, ये जो तुमने पारंपरिक ग्राम सभा की बात की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासियों की संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में लोग चिल्ला रहे हैं। 35% लोग हैं विश्व के जो अभी भी अपना धर्म नहीं लिखते, केवल संस्कृति लिखते हैं। उस पर 90% आदिवासी लोग हैं। वहां पे बौद्ध भी आदमी अपनी संस्कृति लिखता है, धर्म नहीं लिखता है, क्योंकि वो धम्म मानता है इसको। मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे जब तुम चारों तरफ से घेर रहे हो। अभी कौन से जगह पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं? कहां पर? झंडे पार में भी आ गया है। और कहां पर आई है? 70% गढ़चिरौली की जमीनों पर उत्खनन शुरू होने वाला है। सब लोगों की नजर गढ़चिरौली की जमीन पर है। गढ़चिरौली की जमीन पर है, यानी आपके ऊपर है। आपको भगाया जाएगा यहां से और ये जमीन को खोदा जाएगा। आप यहां पे डटे कैसे रहोगे? कहां जाओगे आप? आपको 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख का तो प्लॉट नहीं मिलता है। गढ़चिरौली के बॉर्डर में प्लॉट नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। 10 लाख देंगे तो भी प्लॉट नहीं मिलता है, और 1 करोड़ भी देंगे तो नागपुर में आपको घर नहीं मिल सकता।
धंधा नहीं मिलेगा, आपकी जमीनें आपके हाथ से चले जाएंगी, आप खाओगे कैसे, रहोगे कैसे। 70% आदिवासी लोग गड्ढे खोदने का काम करते हैं, वो भी काम नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि गड्ढे खोदने की भी मशीन आ गई है। 70% आदिवासी बच्चे जो है, युवा जो है, वो बेचारे 10वीं 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद में वो पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, उनकी 13वीं हो जा रही बेचारों की। वो 12वीं तक अच्छे से पढ़ता है, बाद में पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई बेचारे लड़के हैं जो वहां बाहर जाते हैं तो उनको पूछते कहां से आया, गढ़चिरौली से, उसको काम भी नहीं मिलता है। चाहे वो दलित बच्चा हो, ओबीसी बच्चा हो या आदिवासी बच्चा हो। ओबीसी को उचका दिया गया है, बे 5वीं अनुसूची लग जाएंगी तो तेरा 5वीं अनुसूची में पैसा कानून में तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो ओबीसी को लग गया भैया मेरा नुकसान हो जाएगा, वो आदिवासी को दुश्मन समझने लग गया। अबे वो 5वीं अनुसूची और पैसा कानून तेरी औलाद को बचाएगा, और जो पंडा तेरे को समझा रहा है वो तेरे को समझा नहीं रहा है, बहका रहा है, ताकि तू आदिवासियों से ना जुड़े, तू अपने क्षेत्र से ना आए, तेरी घर वापसी ना आए। सच्चाई यह है, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, यहां का SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग उसके वंशज है। गवर्नमेंट बोलती है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। क्या बोलती है सरकार? भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये लोग तुमको मालिक मानना तो दूर, तुमको इस देश का नागरिक भी नहीं मानते हैं, और इसलिए अपने साथ ऐसा हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? खुलेआम आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं, हमको खबर ही नहीं है, बोलते जैसा मणिपुर देश से बाहर है। खुलेआम वो लड़कियों को नंगा घुमाया गया, उनका बलात्कार किया गया, और सबके सामने उनको गोली मारी गई, क्योंकि वो आदिवासी थे। दूसरे समाज के साथ नहीं हो रहा है। अब कुछ दिनों के बाद दलितों के साथ भी होने लग गया। मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में तो आदिवासियों पे पेशाब कर रहे थे, दलितों को नंगा करके घुमा रहे थे उनको। ये मध्य प्रदेश में भी हुआ दलितों के साथ। ओबीसी की तो बहुत बुरे हाल है। ओबीसी को एक बिल्कुल साइलेंस पॉइजन दे दिए, तू कुछ मत कर साले, तू आत्महत्या कर। उसको योजना बता दिए मनुवादियों ने कि अगर तू फांसी लगाएगा तो तेरे बच्चों को 6 लाख रुपए मिलेंगे। यानी जीने की योजना नहीं है, ये मरने की योजना बताया गया ओबीसी को। इतने बुरे हाल बनाए गए हैं। आप लोग समाज से जुड़ो। समाज सबसे बड़ी चीज है। थोड़े देर के लिए मान लीजिए आप आदिवासी नहीं है तो कुछ नहीं है, थोड़े देर से मान लीजिए आप दलित नहीं है तो कुछ नहीं है, आप थोड़े देर से मान लीजिए आप अम्बेडकराइट नहीं है तो कुछ नहीं है, थोड़े देर के लिए मान लीजिए आप ओबीसी नहीं है तो आपके हिस्से में कुछ नहीं है। इस देश में आपका जो वजूद है वो समाज की वजह से है, इसलिए इस समाज को जिंदा रखने की जरूरत है। हम समाज के लिए तो काम ही नहीं कर रहे हैं। समाज एक जगह कैसे आएगा, समाज के लोग संगठित कैसे रहेंगे, समाज का युवा क्या करेगा आने वाले समय में, कैसे जिंदा रहेगा ये समाज, उस पर कोई प्लानिंग ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम यहां पैदा हुए तो सबने मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि आदिवासी देश के मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। ऐसा क्यों है भाई? सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है कि भगवान राम यहां पैदा हुए, पूरा देश मान रहा है, और अभी राम मंदिर बन भी गया है, और वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है आदिवासी देश के मूल मालिक है, कोई नहीं मानता है। क्या कारण है ऐसी? यानी आदिवासियों का मसला है तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जाता है, क्योंकि मामला आदिवासियों का है। तो तुम्हारे लिए संविधान भी है क्या?
संवैधानिक सुविधा तुम्हारे लिए है वो भी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ग्राम सभा के परमिशन के बगैर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। उड़ीसा में जो केस हुई उसका है, समता का जजमेंट है। कौन मान रहा है? कोई मान रहा है क्या? क्यों नहीं मान रहा है ये बताइए। क्या कारण हो सकता है भाई नहीं मानने का? गवर्नमेंट एक तरफ मान ली है, राम भगवान यहाँ पैदा हुए, सबने मान लिया उसको, सब वो डिसीजन को ओबे कर लिया। आज विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनने जा रहा है। आदिवासी के मसले पे ऐसा क्यों हुआ है? थोड़ा मेरे को ये समझा के बताओ, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ है? हाँ बिल्कुल। सत्ता में जो आज बैठा हुआ है, जो व्यक्ति सत्ताधारी है, वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। हमारे जो नेता है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, जो भी हो, मिनिस्टर हो, वो भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा है और शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन है मेरे हिसाब से। ठीक है, और कोई बोलेगा इस पर? क्या लग रहा है? ये लो दो, ये क्या बोलना चाहते हैं? चलो सबको मैं सर्वांना मी विचारणार काय तुम्हाला काय वाटते, कसा वाटते? सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंट आल्यानंतरही तुम्हाला लोक मानत नाही की देशात आदिवासी राहत आहेत म्हणून। इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी है और अगर सरकार ने मान लिया इस देश में अगर आदिवासी है, उनको भी मालूम है कि सबसे ज्यादा आदिवासी के पास जमीन है, इसलिए सरकार डरती है कि इस देश में आदिवासी है करके। सरकार डरती है आदिवासियों से, इसलिए वो नहीं बोल रही है कि इस देश में आदिवासी है करके। क्योंकि 5 जनवरी 2011 का जजमेंट भी आया, ऐतिहासिक जजमेंट आया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है क्योंकि वो सभी आदिवासी से डरती है। आपने क्या किए जजमेंट आने के बाद? उस पर क्या मांग की है आप लोगों ने? हमने तो मांग तो यही रही है कि जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से कि आदिवासी होना चाहिए इस देश में, उसका विकास होना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ में यहाँ पे कानून बना। क्या गढ़चिरौली में 1 लाख लड़के इस मुद्दे पर एक जगह आ सकते हैं? हाँ दादा, प्रयास के तो बिल्कुल आ सकता है। कब करोगे प्रयास? प्रयास तो चल रहा है, लेकिन जजमेंट को कितने दिन हो गए? अभी 10-12 साल हो गए। 12 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए हम। हाँ दादा बिल्कुल। हमारे किसी नेता ने पार्लियामेंट में नहीं बोला ये बात, क्योंकि नेता बिक गया है ना। ठीक है, और किसी के मन में कि क्या कारण हो सकता है? ठीक है भाई, आप लोग एक बात समझ लो कि आपके मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को देश में नहीं माना जा रहा है। चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस देश में। आपको एक जगह आने की जरूरत है, और खास करके महिलाओं को। बिरसा मुंडा ने बोला था, समाज विचारों से गरीब रहेगा चलेगा, पैसे से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा हो जाता है और गुलाम मर जाता है। हमने समाज को विचारों से तैयार करने के लिए कौन सा काम शुरू किया बताइए? कौन से संगठन काम कर रहे हैं समाज को एक जगह लाने के लिए? कर रहे हैं क्या? समाज एक जगह आना चाहिए। गोंड, प्रधान, कोरकू, भील, पहाड़िया, हल्बी सब एक जगह आना चाहिए, क्योंकि इनका खून एक है, इनकी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। कौन काम कर रहा है? एक मुस्लिम आदमी अपने बच्चे को 4 साल का रहता है तो मदरसा लेके जाता है, उसके हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बोलता है कि बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। उनके मस्जिदें चलते हैं, उनके समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, आईटीआई चलते हैं, उनके लोग कचरा उठाने का भी धंधा करते हैं। और आज पूरे देश में वो समाज का वजूद है। एक ब्राह्मण समाज का भाई अपने बच्चे को 4 साल का होता है तो उपनिषद पढ़ाता है, उसको आरएसएस में भेजता है, जज भी रहेगा तो चड्डी पहन के जाता है। उनके देश में सब चलते हैं। पंडित नागपुर में रहता है, उसका बच्चा अमेरिका में रहता है।
ऐसे हालत हो गई है कि हनुमान मंदिर में देखो, हनुमान जी दुबला दिखता है, पंडित मोटा दिखता है, क्योंकि जो तुम पेड़े वेड़े खिलाते हो वो हनुमान जी नहीं खाता है, वो हनुमान जी से भी ज्यादा लाल हो गया है पंडित। पूरा देश उनके हाथ में चल रहा है आज। उनके पास में आरएसएस है। आज हिंदुत्व के नाम पे सबकी दुकान अपने पास ला ली है उन्होंने। मैं इस पर एक बात बताना चाहता हूं। बिरसा मुंडा ने बोला था, जो भगवान ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवानों को नहीं मानता हूं, और जो भगवान ब्राह्मणों की मानता है वो ब्राह्मणों के घर का कुत्ता है। मेरी नजर में वो ब्राह्मणों के घर का कुत्ता है। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। ये बिरसा मुंडा के शब्द है। साथियों, उनके पास भी व्यवस्था है, पूरे देश पे उनका राज चल रहा है। एक क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे को चर्च पे लेके जाता है, उसके हाथ में बाइबल देता है, अपने बच्चे को बोलता है कि बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। 16 साल की भी लड़की रहेंगी तो सफेद झग्गा पहन के समाज के लिए काम में लग जाती है। उनकी भी व्यवस्था है, कॉलेज चलते, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके दवाखाने हैं, उनके सब व्यवस्था है, स्कूल है, सब है उनकी, इसलिए वो समाज का वजूद है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का समाज, एक आंबेडकरी आदमी अपने बच्चे के हाथ में बाबा साहब का ग्रंथ देता है, बुद्ध और उसका दम, और उसको बोलता है बेटा इसको लेके चलना, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनकी दीक्षा भूमि है। उनके भिक्खु काम कर रहे हैं जगह जगह पर, बौद्ध विहार बना के भिक्खुओं के माध्यम से उस समाज की बात करते हैं। वो अपने बच्चे को बाबा साहब की भी प्रेरणा देता है और बुद्ध की भी प्रेरणा देता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बच्चा आपको बोले कि आई नावा साटी बद्रो किताब बनना नहीं वेगी, ना बद्रो किताब पढ़े मायका, ना दोस्त बोरांदुक, ना तम्मुक बोरांदुक, ना दुश्मन बोरांदुक। आपको बोलेगा कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, मैं क्या करूं, मेरा इतिहास कैसे जानूं? आप लोग बताइए कौन सी किताब दोगे उसके हाथ में? क्या देंगे आदिवासी लोग? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास में? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? यहां पे एक गाड़ी भी होती है तो उसका भी चालक पालक मालक होता है। जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। गार्जियन यानी पालक, ओनर यानी मालक, ड्राइवर यानी चालक। जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, नेता है, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको गॉड बोलते हैं। ऐसा बिरसा मुंडा ने बोला था, जीओडी गॉड। लेकिन उल्टा हो गया है, वो डीओजी डॉग हो गया है। जो तुम्हारा भगवान था वो कुत्ता बन गया है। ये हालत हो गई समाज की। आप लोग अपने बच्चों को क्या देंगे? कैसे वजूद बचेगा तुम्हारा? इतना बड़ा समाज, देश का मालिक है आदिवासी, सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं इस पर बात करो। हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आम्ही आपल्या समाजासाठी काय करून राहिलो याबद्दल तुम्ही भी सांगा आम्हाला, क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए कि इस समाज के बगैर आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। आप आदिवासी होकर के जिंदा हो। जिस दिन ये नाम भी तुमसे हट जाएगा, तुमको कुत्ता भी नहीं पूछेगा इस देश में। ये सच्चाई है। बाबूराव शर्माके ने बोला था, जब उसको फांसी दे रहे थे तो बाबूराव शर्माके के सामने एक अंग्रेज अफसर आया और बोला कि भैया तू क्या चाहता है, कौन से भगवान का नाम लेना चाहता है? तो बाबूराव शर्माके ने बोला, मैं किसी भगवान का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनको भगवान समझता हूं जो मेरे समाज के लोग हैं, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं। यहां के दबे कुचले लोग जो है वही भगवान है। तो बाबूराव शर्माके अपने परिवार के लोगों से नहीं मिला। जाने दो, जाने दो, आराम से जाने दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। तो बाबूराव शर्माके ने अपने परिवार के लोगों से ना मिलते हुए
अपने समाज के लोगों से मिला और फांसी के तख्ते पे चढ़ गया। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। यानी वो समाज को भगवान जैसा समझता था, भगवान से भी बड़ा समझता था। आप लोग गोंडी में पेन बोलते हो। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस टर्म के ऊपर में काम चालू है। पेन ये भगवान से भी बड़ी चीज है। लोग गलत फहमी में पेन यानी भगवान, कोई भगवान नहीं, भगवान से भी बड़ी चीज है ये। क्योंकि भगवान नाम की चीज पैदा नहीं हुई थी तब से पेन नाम की चीज है। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। आदिवासी तो भगवान से पहले रहता है इस देश में, ये सच्चाई है। ये जो पेन नाम की कंसेप्ट है ये भगवान से भी बड़ी कंसेप्ट है। आप इसके शिकार मत होना। पेन यानी देव, ऐसा कोई देव वेव नहीं है, वो देव से बड़ी चीज है। उसके बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे बुजुर्गों ने पेन ये जो शब्द है ऐसे ही नहीं बोला था। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग उन परिस्थितियों के बारे में सोचो जिन परिस्थितियों से आपका जीवन जुड़ा हुआ है। उन घटनाओं के बारे में सोचो जिससे आपके बाल बच्चों की जीवन को नुकसान पहुंचेगा, जिससे आपकी जमीन छीनी जाएगी, आपके क्षेत्र में एक खराब माहौल बनेगा, आपको जीने लायक माहौल नहीं रहने वाला है। आप लोग करोगे कैसा, ये सोचने के लिए मैं यहां पर आया हूं। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप, हम लोगों को ऐसा लगता है और वातुर बल्ले उत भाषण सितुर अंजी सितुर, ये भाषणबाजी नहीं है। मैं सीरियस होके आया हूं, मैं गंभीर होके आया हूं कि भाई आप लोग क्या करना चाहते हैं, तुम लोग किस तरीके की मुहिम चलाना चाहते हो। क्या पूरे गढ़चिरौली के आदिवासी एक जगह आ जाए तो कलेक्टर भाग सकता, क्या भागने को जगह नहीं रहेगी। लेकिन कभी हो सकता है कि ऐसा कि पूरे गढ़चिरौली जिले के आदिवासी वहां पर खड़े हो जाए और बैठ जाए कि यहां पर उत्खनन नहीं होना चाहिए या माइनिंग नहीं होना चाहिए। केवल उसी गांव के लोग क्यों, पूरा समाज क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये तो मसला समाज का है। लेकिन उसको कोई अपनी लड़ाई समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आने वाले परिस्थितियों को भांपते हुए आप लोग एक नया कदम, एक नई चाल, एक नई सामाजिक रणनीति को अपनाओ। अगर आप रणनीति को नहीं अपनाओगे तो आप समाप्त हो जाओगे। चाहे गढ़चिरौली के किसी भी जिले में यह घटना हो, ग्राम सभा का काम है कि पूरे समाज को एक जगह कैसे लाया जाए, उस पर काम होना चाहिए। गांव गांव में जाकर समाज के लोगों को जोड़ो, एक आदिवासी समाज जोड़ो अभियान चला दो। ऑटोमेटिक दलित आपके साथ में आएगा, ओबीसी आपके साथ में आएगा। लेकिन आदिवासी एक जगह कैसे आएगा, इस पे काम करो। पार्टियों के लिए मत काम करो, नेताओं के लिए काम मत करो, समाज के लिए काम करो। अगर आप समाज को बचाना चाहते हो, खुद बचना चाहते हो, तो आपको समाज को बचाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, याद रहे ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़े जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा हमको। अगर हम लोग नहीं जीतेंगे तो हमारे बाल बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का जीवन कुछ भी नहीं रहेगा। आप खत्म हो जाओगे। पहले मूल निवासी, फिर आदिवासी, अब वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। ये लाइन इन्होंने खड़े कर दी है हमारे लिए। आप लोगों से मेरी विनती है, मेरी मां बहनों से मेरी विनती है, विद्यार्थियों से विनती है कि आप लोग एक जगह आ जाओ। आने वाले समय में हम लोग बिरसा ब्रिगेड की मार्फत, वो गोटुल सेना के मार्फत तमाम समाज के जमीनी संगठनों को लेकर समाज जोड़ो अभियान चलाना चाह रहे हैं पूरे गढ़चिरौली। एक एक परिवार के लोगों को समाज के साथ जोड़ना है हमको। अरे हम आरएसएस के साथ जुड़ सकते हैं तो समाज के साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? आपको समाज ने सब कुछ दिया है, आरएसएस ने दिया है क्या? ये जमीन किसी भगवान ने दिया है क्या? आप बताइए मेरे को, कौन से भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया है? कौन से राजा ने आदिवासियों को जमीन दिया है? ये जमीन तुमको मिली है शहीदों के वजह से मिली है। इनकी गर्दनें कट गई, ये फांसी के तख्ते पे लटक गए, तब जाके हमको जमीन मिली। ये जमीन के ऊपर हमारा पेट चल रहा है, हमारे बदन पे कपड़े हैं, और ये सब चीजें देने वाले का नाम है भगवान बाबूराव शेरमाके।
उस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, उस क्षेत्र के आप लोग नागरिक है मेरे भाइयों। यह क्षेत्र बाबूराव शर्माके का क्षेत्र है। यहां पे 48 दिन तक के बाबूराव शर्माके ने जंगम सेना की स्थापना किया। कोरची वो बेल्ट है जहां बाबूराव शर्माके ने जंगम सेना की स्थापना किया था। ये गढ़चिरौली वही बेल्ट है, यहां से चंद्रपुर इतना दूर जहां डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दूसरी बार दीक्षा ली थी। ये वही क्षेत्र है जहां पे हमको सजा दी जाती है असुरों को, जिसको हम लोग दंडकारण्य बोलते हैं। अब समय आ गया है, एक पूरी सामूहिक सामाजिक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। अगर आप लोग लड़ोगे नहीं तो बचोगे नहीं, और बचोगे नहीं तो तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे लावारिस हो जाएंगे। मेरी आप लोगों से विनंती है, तमाम लोगों से विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है, अपलो छवंग पुतंग ना बारो ते सोचे मामटे पिल्लंग ना बारे तो सोचे मामटे में अपलो ता समाज ना बारे तो सोचे मामटे अपलो जीवन ता बारो ते सोचे मामटे मिकुन बोर साथे हले सियानूर बोना साथ हले पुटल मिकुन लड़े माया ना मंदा। दुख हमारा है, शोषण हमारा हो रहा है, तो लड़ाई भी हमारी है, और लड़ाई हमारी है तो विचारधारा भी हमारी होनी चाहिए, त्याग भी हमारा होना चाहिए, और संगठन भी हमारा ही होना चाहिए। आज के दिन इतना अच्छा आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जब उनके आंग पे आएगा तो अपने बच्चे को भी नहीं बचा सकेंगे वो। ऐसे जीवन का क्या मतलब कि तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों की कब्र खोद रहे हैं और तुम देखकर हटे हैं, हंस रहे हैं, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है। इतने बुरे हालात अपने समाज के हैं। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, साथियों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, कि आप लोग समाज को एक जगह करो। किसी टाइप का जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद के बारे में सोचो। यह समाज एक जगह आ जाएगा, पूरी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हो। आप एक जगह रहोगे ही नहीं, लड़ोगे कैसे? आप एक जगह रहोगे नहीं तो आपको पूछेगा कौन, डरेगा कौन आपसे? टुकड़े टुकड़े की लड़ाई लड़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं पहले बोलना चाहता हूं कि पूरे गढ़चिरौली के आदिवासी एक जगह आ जाए, गढ़चिरौली का दलित अम्बेडकराइट एक जगह आ जाए, यहाँ का ओबीसी एक जगह आ जाए। किसी सरकार की मजाल नहीं है आपकी इच्छाओं के बगैर यहाँ कोई प्रोजेक्ट चलाने की। हम रोक सकते हैं, लेकिन तभी रोक सकते हैं जब हम एक जगह रहे। हम एक जगह नहीं रहेंगे तो कैसे होगा ये? ग्राम सभा को सशक्त बनाना है, और जितने ग्राम सभा के लोग हैं मेरी उनसे विनंती है कि आप लोग पहला प्रोग्राम चलाओ, मैडम, समाज जोड़ो अभियान। नेताओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, गांडुओं के पीछे समाज नहीं जाना चाहिए, लड़ने वाले लोगों के पीछे जाना चाहिए समाज। ये होना चाहिए बात। अरे तुम्हारे लोग तो है, तुम्हारे 4 एमएलए हैं यहां पर, पूछो उनको, बुलाओ। क्यों नहीं बोला तूने विधानसभा में? क्यों नहीं बोला? समाज के बीच में बुलाओ और बात करो। क्यों नहीं बोल रहा भाई? क्या बात है? तेरे को क्या लग रहा है इसमें? तू समझा के बता। ये माइंड चलना चाहिए क्या? इससे समाज का भला है, तू समझा के बता। सामाजिक बैठक बुलाओ, पंचायत बुलाओ, पूछो। क्यों नहीं पूछते आप? अरे आपके तो मंत्री भी है, सांसद है, यहां से तुम्हारा एमएलए भी है, तुम्हारे सांसद भी है, फिर भी तुम्हारे बारे में बात नहीं होती है। क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, सब लोग सोचो, क्यों नहीं बोला जा रहा है यहां के बारे में? गढ़चिरौली के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं विधानसभा में प्रश्न करते हैं? अभी एक आंदोलन हुआ नागपुर में, विद्यार्थियों के माध्यम से हमने किए। रात के 1 बजे तक हम आंदोलन करते रहे, कोई मोर्चा ऐसा नहीं निकला। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां से गायब हो गए, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है सुरजागढ़ के ऊपर, गढ़चिरौली के ऊपर। और जब ये मोर्चा गढ़चिरौली के लिए निकला था तब एक भी एमएलए आया नहीं, वहां मिलने भी नहीं आया। वो देवरी के एमएलए को लग रहा होगा भैया वहां की समस्या नहीं है, ये इधर की समस्या है। यहां के एमएलए को लग रहा होगा सुरजागढ़ की समस्या हमारी नहीं है। अबे समाज की तो है।
क्या कर रहे हो? मरेगा कौन? आदिवासी मर रहा है, दलित मर रहा है, उसके बारे में नहीं सोच रहे तुम। तो ऐसी जो सोच है इसके शिकार हो गए हैं हम लोग। हम लोगों को समाज नाम की व्यवस्था ही नहीं समझ में आ रही है। हमको याद रहना चाहिए कि समाज नेताओं के विचारों पे नहीं, शहीदों के विचारों पे चलेगा। ये जो शहीदों का आप लोगों ने नाम लिखे, आज सावित्रीबाई की जन्मदिन है, एक ऐसी महिला जिसने यहां पर नींव रखी शिक्षा की। ये तो भगवान से बड़े लोग हैं। आपने जयपाल मुंडा को यहां पे याद किया। जब मैं इंजीनियर था, नौकरी छोड़ा और मैं थैली लटका के गढ़चिरौली इधर उधर घूमता था, तो लोग बोलते थे ये बिरसा मुंडा की बात कर रहा है, पीसल आतोर लेकर। ये पागल हो गया है सतीश पेंदाम, ये बिरसा मुंडा की बात कर रहा है, ये कहां से आ गया है? साथियों, ये वही जयपाल मुंडा है। जब गोंड सांसद भी मौजूद थे हमारे, वो लोगों ने कुछ नहीं बोले, लेकिन ये जयपाल मुंडा ने गोंडी भाषा को राज्य भाषा नहीं राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाने की पहली मांग इन्होंने पार्लियामेंट में की थी। वो जयपाल मुंडा है। वहां तो गोंड राजा भी थे, भग गए। पार्लियामेंट में तुम्हारी बात नहीं रखते थे अपने राजा लोग। जो आदिवासियों की जमीन थी, जहां पे आदिवासी रहते थे सामूहिक अधिकार से, उस जमीन को भी खुद की जमीन बता के गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए। रेवेन्यू के लिए, राजस्व के लिए, लॉयल्टी के लिए, रॉयल्टी बोलते हैं उसको, उसके लिए। उसका परिणाम यह हो गया कि जितने आदिवासी वो जमीन पे थे वो अतिक्रमणकारी कहलाए गए। इसलिए 2006 का कानून बना। मैडम, आजादी के पहले से ये हमारी जमीनें थी, लेकिन हमारे लोगों ने धोखा करने की वजह से वो जमीन गवर्नमेंट को दी गई और बाद में हम लोग भूमिहीन हो गए और हमारी भूमि के ऊपर हम अतिक्रमणकारी कहलाए गए, इनक्रोचर कहलाए गए। इसलिए मैंने बाबूराव शेडमाके को भगवान बोला। तुमको कौन से भगवान ने जमीन दिया भाई? किसकी वजह से मिली? सीपीएन बरार एक्ट नहीं होता, लैंड एक्विजिशन एक्ट पास नहीं होता तो तुम्हारे हिस्से में जमीन नहीं आती। बिरसा मुंडा का वही आंदोलन था। बिरसा मुंडा के आंदोलन में लाखों लोग मारे गए। तब जाके एक कानून बना 1898 में, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसमें लिखा गया है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। अगर वो कानून नहीं बनता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं होती, तुमसे वो भी जमीन छीन ली जाती। साथियों, बिरसा मुंडा ने, कुछ लोग मेरे को बोलते थे बिरसा मुंडा क्रिश्चियन धर्म ले लिया। उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। बिरसा मुंडा ने वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। हिंदू धर्म की बात आई, उसको भी छोड़ा और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। यह बात बिरसा मुंडा ने बोला। इस देश में 2 आदमी है जिसके नाम जुड़े सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी मानते हो, जिनको आप, एक है महात्मा गांधी, दूसरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित हुए। जब गोदावरी का आंदोलन चला रहे थे, बाबा साहब ने बोला मैं जमीन के आंदोलन में बिरसा मुंडा को अपना प्रेरणा मानता हूं। बाबा साहब भंडारे से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जिन्होंने बाबा साहब को जिताया वो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। उन्होंने बाबा साहब को जिताया। बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य बने और अध्यक्ष बने और उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं रहता तो बाबा साहब को शायद यह मौका भी नहीं मिलता। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी का नाम था, वो इंडिया में आए। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में। झारखंड, पश्चिम बंगाल सब एक ही था तब। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा ये कितने लोगों के नाम हैं? तो एक आदिवासी खड़ा हुआ और बोला ये गांधी जी एक ही आदमी का नाम है। कितने साल जिया?
तो सिर्फ 24 साल जिया। कौन सी लड़ाई चाहते थे ये लोग? तो उन्होंने मुंडारी भाषा में बोला गया मोड़ागाज मोल मावोस करके, गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज। हमारे गांव में हमारा राज। तो गांधी जी को लगा कि यही इसी आंदोलन की जरूरत है। वो गांधी जी जो कोट टाई पहनते थे वो लंगोटी पे आए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। वो गांधी जी बिरसा मुंडा से प्रेरित होते हैं, बाबा साहब बिरसा मुंडा से प्रेरित होते हैं। गांधी जी को देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं क्योंकि बिरसा मुंडा आदिवासी है, उस पर कोई बातें नहीं करता है। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं करता है। ये वही आंदोलन है, ये वही आंदोलन है जिसके बदौलत आप लोग यहां पर जिंदा है। साथियों, आपके लिए जमीन, आपके लिए समाज और आपके बच्चे, आपकी संस्कृति, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसको बचाने के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है सब लोग जा रहे हैं क्रांति, सब लोगों का खाने का टाइम हो गया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने आज उस जमीन पर प्रोग्राम रखे जहां पर भगवान बाबूराव शर्माके का जन्म हुआ है, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, खाने का समय हो गया है और जिन महान विभूतियों की याद में आप लोगों ने कार्यक्रम किए उनको आदरांजलि देंगे, क्योंकि शहीद मरता नहीं है। आप लोग अपनी जगह पे 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब लोग मिलकर उन महान आत्माओं के लिए विचार करेंगे जिन्होंने इस समाज के लिए कुर्बानी की। उन लोगों के बारे में सोचेंगे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनको पता नहीं रहता था उनके बच्चे मर जाते थे, उनको 1 महीने के बाद खबर मिलती थी कि भैया आपके बच्चे का देहांत हो गया है। वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे ऐसे लोग। महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे कई समाज परिवर्तन करने वाले लोग, क्रांतिकारी लोग, टंटा भील, बाबूराव शर्मा के, राघोजी भांगरे, तिलका मांझी, गुंडाधुर, वीर नारायण, ऐसे कई शहीद हमारे जो लोग हैं, तिलका मांझी से लेकर तमाम लोग हैं, उन लोगों को हम लोग 2 मिनट के लिए आदरांजलि देंगे। अपलो तपेरसा पेन, फला पेन, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग याद करेंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं भाई, मैं तो पहली बार यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख रहा हूं, महिलाएं ज्यादा है। जिस समाज की महिला जागरूक रहती है वो समाज परिवर्तन करता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि महिलाओं का भी एक ग्रुप बनाया जाए, महिलाओं की भी अच्छी टीम बनाया जाए, इनको प्रशिक्षण शिविरों में लाया जाए, इनको अच्छा प्रशिक्षित किया जाए, लड़कों को प्रशिक्षित किया जाए, दिमाग से तैयार किया जाए। ये कारखाना दिमाग का तैयार करना चाहिए, हमने विचारों का कारखाने की जरूरत है हमको, बाकी सब चीजों की नहीं है। नहीं तो घर में, हर घर में एक सफेद कपड़े वाला मिलता है अपने को। अब एक नेता बनाओगे तो केवल 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर काम देगा समाज के लिए। उसकी तरफ चलो, उस लड़ाई की तरफ चलो, हमको उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज किसी भी टाइप का, आज के बाद आप लोग जातिवाद नहीं करना, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई संगठनवाद नहीं, कोई पूंजीवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद के लिए हम लोग जिएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा आप लोगों को करना है। आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम लिया है। मैं इस बात से समाधान मानता हूं कि कुछ लोग हैं, हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, मैं चर्चा के लिए भी आया हूं, लेकिन आपसे विनती करता हूं कि आप लोग, आपके एरिया में जो अभी उत्खनन होने वाला है, आप लोग सावधान हो जाओ, नहीं तो आपके गांव भी नहीं बचेंगे। ये लोग आपको कहीं का नहीं रखेंगे। आप लोग अभी भी तैयार हो जाइए, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा करने के लिए सब लड़के तैयार हो जाओ, अपने समाज को एक जगह लगाओ। ये नेताओं की गांडूगिरी करना छोड़ दो, समाज के साथ रहो, ईमानदारी से समाज के बारे में सोचो। तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई अगवान भगवान तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा नहीं, तुमको ही लड़ना पड़ेगा। ये बच्चों का जीवन अगर अच्छा देखना चाहते हो
अपने बाल बच्चों को अच्छा देखना चाहते हो तो तुमको एक जगह आके सोचना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए सामने आना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये जितने लोगों ने कार्यक्रम अरेंज किया, इन लोगों के लिए जोरदार पहले ताली बजा दीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। मैंने आपको बोला हूं कि ऐसी महफिल में बुलाओ पूरे नेताओं को, खड़े करो और पूछो, क्यों रे भाई तूने क्यों नहीं बोला, तूने पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला, तूने विधानसभा में क्यों नहीं बोला, अगर तू नहीं बोल रहा है तो तू इससे सहमत है क्या, अगर तू सहमत है तो समझा के बता इसके फायदे क्या है। खुली चर्चा होनी चाहिए, जिसको सामाजिक पार्लियामेंट बोलेंगे, सामाजिक जन संसद बोलेंगे, ऐसे जन संसद का आयोजन हम लोगों ने करना चाहिए। हम लोग नीचे मुंडी डाल के 2 मिनट मौन धारण करेंगे, ऐसी विनंती करता हूं। मौन धारण शुरू करेंगे, शुरू कर। धन्यवाद। मैं नारा दूंगा, आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, सब लोगों को बोलना है, सीखना है, ये सबको निंदा न मंदा। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। फिर से बोलो हाथ उठा के, क्योंकि ये तुम्हारे में आना चाहिए जोश। खाना खाने जाना है अभी सबको, नाना भी हले तित्ता उपास मंदो नाना। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासियों को बचाना है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है, सरकार देश की चालक है। आदिवासी देश का मालक है। वनवासी नहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी है। वनवासी नहीं आदिवासी है। इस देश के मूल निवासी है। मैं बोलूंगा बिरसा भीम का नारा है, आपको बोलना है भारत देश हमारा है। बिरसा भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। बिरसा भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। यही उमंग, यही जोश, ऐसे ही शांति से आप लोग घर घर आदिवासियों को जोड़ो, अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन के लिए दो, और ये मिशन आप लोग चलाएंगे, ऐसी आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। और सब लोग मिलके इस लड़ाई को जीतेंगे, ऐसी हम लोग तैयारी करेंगे। धन्यवाद।